हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आप लोगों का स्वागत है 5वें क्लास में। एडीआर का क्लास 5 है ये, एडीआर क्लास 5। ठीक है, आप लोगों ने अभी तक 4 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आज जाके आप लोग देखिए। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एंड कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, आज का हम लोग का टॉपिक यही है, ज्यूरिसडिक्शन एंड प्रोसीडिंग। हाँ, शुरू करने से पहले एक और बात, अगर आप लोग को ये लग रहा होगा कि मैं केस लॉज वगैरह नहीं बता रहा हूँ, मैं लास्ट में एक वीडियो स्पेसिफिकली केस लॉज का बनाऊंगा। ठीक है, जो आपको शायद 12वां या 13वां वीडियो जो भी रहे वो वीडियो होगा, उसमें हर पॉइंट का आपको 2 केस लॉ मैं दे दूंगा, जो मोर देन इनफ होगा, जो इंपॉर्टेंट केस लॉ हैं हर पॉइंट पे। तो आपको ईजी रहेगा रिवाइज करने टाइम। आप एक बार उसको देखोगे, नोट्स बना लोगे, नोट्स में लिख लोगे, ईजी रहेगा उस चीज़ के लिए। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं ज्यूरिसडिक्शन। तो क्या है हम लोग का टॉपिक, व्हाट इज ज्यूरिसडिक्शन। तो आप लोगों को क्या लगता है ज्यूरिसडिक्शन क्या है? देखिए, ज्यूरिसडिक्शन का सिंपल सा मतलब है कार्य क्षेत्र। हिंदी में बोलें तो कार्य क्षेत्र। कहने का मतलब है कि अगर मान के चलिए ये कोर्ट है, ठीक है, ये कोर्ट है और बोला ये जाता है कि इस कोर्ट का क्या ज्यूरिसडिक्शन है। ठीक है, बोला जा रहा है कि इस कोर्ट का क्या ज्यूरिसडिक्शन है। तो यहां ये पूछा जा रहा है कि भाई इसका पावर क्या है। ठीक है, इस कोर्ट का क्या पावर है, कितना ताकत है इस कोर्ट में। समझ में आया? अब मैं आपको एक बार डिफिनीशन पढ़ के समझाता हूं। ज्यूरिसडिक्शन रेफर्स टू द लीगल अथॉरिटी ऑफ एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू हियर एंड डिसाइड डिस्प्यूट्स। समझ में आया आपको ये मतलब? कहने का क्या मतलब है कि इसका लीगल अथॉरिटी क्या है। ठीक है, इसका लीगल अथॉरिटी क्या है, ज्यूरिसडिक्शन का मतलब यही है। In simple terms, it is about whether the tribunal has power to handle a specific case. समझ गए होंगे आप इसके मतलब जुरिस्डिक्शन का। और अब जुरिस्डिक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है ये भी मैं आपको एक बार पढ़ के बता रहा हूँ। जुरिस्डिक्शन इज अ क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ एन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग। इट इंश्योर्स दैट द ट्रिब्यूनल ऑपरेट्स विद इन इट्स लीगल बाउंड्रीज। कहने का मतलब ये है कि अगर एक पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, ये आपका एक पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, और ये एक एसआई है, तो ये इंचार्ज है एक स्पेसिफिक पुलिस स्टेशन का। ठीक है, एक स्पेसिफिक पुलिस स्टेशन का ये इंचार्ज है। तो अब इस पुलिस स्टेशन के अंदर जो इलाके आ रहे होंगे, जो एरिया आ रहा होगा, इस पुलिस स्टेशन के अंदर जो इलाका आ रहा होगा, उतने ही इलाके को ये देखेगा। ये अगर मान के चलिए किसी और जगह चला जाता है, मान के चलिए पुलिस स्टेशन पटना में है, ठीक है, और ये अब आ गया है दिल्ली। ठीक है, ये दिल्ली आके बोल रहा है नहीं मैं भाई यहाँ केस रजिस्टर करूंगा, यहाँ के केसेस देखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रीच ऑफ जुरिस्डिक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसका जुरिस्डिक्शन कहाँ था, पटना में, और ये अब आ गया है दिल्ली। तो आपको जुरिस्डिक्शन का मोटा मोटी मतलब समझ में आ गया होगा। अब आगे के स्लाइड में और सिंपल होगा। अब बात करेंगे हम लोग जो हमारा आर्बिट्रेशन एक्ट है, ठीक है, 1996 का, उसमें क्या बोल रखा है कि आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल का क्या जुरिस्डिक्शन होगा। तो सेक्शन 16 जो है आपका आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 का, वो बात करता है ट्रिब्यूनल के जुरिस्डिक्शन का। और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, आप लोग जरूर याद कर लीजिए, उस कॉन्सेप्ट का नाम है कंपिटेंस प्रिंसिपल। ठीक है, क्या नाम है, कंपिटेंस प्रिंसिपल। तो इसका क्या मतलब है कंपिटेंस प्रिंसिपल का। कंपिटेंस प्रिंसिपल सुनने में आपको बहुत थोड़ा वो लग रहा होगा, ट्रिकी, बट इसका कुछ मतलब नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल होगा वो खुद डिसाइड करेगा कि उसका जुरिस्डिक्शन क्या है। ठीक है, मैं पढ़ के आपको एक बार समझा रहा हूँ। प्रिंसिपल एम्पावर्स द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू डिटरमाइन इट्स ओन जुरिस्डिक्शन। एसेंशियली द ट्रिब्यूनल हैज द अथॉरिटी टू डिसाइड इफ इट कैन हियर द केस। समझ में आया आपको ये चीज कि ट्रिब्यूनल के पास खुद पावर है अंडर आर्टिकल 16 कि वो अपना जुरिस्डिक्शन डिसाइड खुद करे। अब ऐसा है तो आपको आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई ये तो अब खुद डिसाइड कर रहे हैं, खुद ही ट्रिब्यूनल है, खुद ही डिसाइड कर रहे हैं मेरा जुरिस्डिक्शन है, तो अगर उनका जुरिस्डिक्शन ना हुआ और ज़बरदस्ती उन्होंने शुरू कर दिया तो फिर पार्टी के हाथ में तो कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। सेक्शन 16 क्लॉज 2 में ऐसा है कि अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं कि नहीं ये जुरिस्डिक्शन था ही नहीं और ट्रिब्यूनल इससे प्रोसीड कर रही है, तो आपको चैलेंज करना पड़ेगा, लेकिन इसमें शर्त यही है कि एट द अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग। कहने का मतलब है कि जब जो
आपका फाइल होता है डिफेंस का, जो स्टेटमेंट फाइल होता है, उससे पहले आपको ये करना होता है, ठीक है, कि भाई आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है इसको सुनने का, समझ गए, इसको चैलेंज करना पड़ता है। तो चलिए अब बात करेंगे हम लोग लिमिट टू द जुरिस्डिक्शन पे, ठीक है। तो लिमिट टू द जुरिस्डिक्शन कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जब जो जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, अब कोर्ट ये डिसाइड करेगी, मतलब जो आपका ट्रिब्यूनल है वो ये डिसाइड करेगी कि भाई मेरा जो जुरिस्डिक्शन है वो क्या है और कितना है, सेक्शन 16 के अंदर, क्यों, वो कंपिटेंस प्रिंसिपल के अंदर, ठीक है। लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं जो दिए गए हैं कि भाई ये लिमिटेशन है, इसको आप नहीं पार कर सकते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो आपका जुरिस्डिक्शन हो ही नहीं सकता है। तो उसमें पहला क्या है? तो पहला है इनवैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, ठीक है। सबसे पहले अगर आप लोगों को याद हो तो ये जुरिस्डिक्शन जो है ये डिराइव कहाँ से होता है? आर्बिट्रेशन में एक बात आप एकदम याद कर लो कि कुछ भी आर्बिट्रेशन में वो होता है वो डिराइव एक ही चीज़ से होता है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट से, जो कि आपको सेक्शन 7 में दे रखा है, ठीक है। तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है, मैं इसको ए लिख रहा हूँ, ठीक है। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में जितनी चीज़ें एग्री की गई हों, ठीक है, वही चीज़ डिसाइड करेगा आपका कि क्या आपका इस प्रोसीडिंग का ज्यूरिसडिक्शन होगा, ठीक है, कितने लोग अपॉइंट हो सकते हैं और वगैरह वगैरह। आप पिछले लेक्चर्स में देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो ज्यूरिसडिक्शन का डेरिवेशन कहाँ से होता है? एग्रीमेंट से। और यहाँ पे क्या हो गया? इनवैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, मतलब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है यही आपका इनवैलिड हो गया। और जैसे ही ये इनवैलिड हुआ तो ट्रिब्यूनल का कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनता है, क्योंकि ट्रिब्यूनल फॉर्म होने का कोई कारण ही नहीं बनता है, क्योंकि जब तक एग्रीमेंट नहीं है तब तक ट्रिब्यूनल फॉर्म हो ही नहीं सकती है, ठीक है, क्योंकि आर्बिट्रेशन का बेसिस ही एग्रीमेंट है, ठीक है। अब इसके अलावा दूसरा पॉइंट है अपने पास, ये अपना पहला पॉइंट था, अब ये अपना दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? नॉन आर्बिट्रेबल डिस्प्यूट। अब होता ऐसा है कि गवर्नमेंट जो है वो कुछ डिस्प्यूट को ऐसा कर लेती है कि उसको नॉन आर्बिट्रेबल बोल देती है कि इसको आप डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मान के चलिए कि दो लोगों का झगड़ा हो जाता है, ठीक है, झगड़ा हो गया और झगड़ा जब हुआ तो उन्होंने सर फोड़ दिया या किसी को चाकू मार दी, किसी को गोली मार दिया, और फिर बाद में वो बोलते हैं कि भाई हम आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कर लेते हैं और हम आर्बिट्रेशन से इसको सुलझा लेंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब उसने गोली मारा उसको तो वो क्या हो गया? वो क्राइम अगेंस्ट स्टेट हो गया, और ऐसा क्रिमिनल ऑफेंस को जो है आप नहीं आर्बिट्रेशन से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉन आर्बिट्रेबल माना जाता है। क्रिमिनल ऑफेंस के अलावा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है जिसको नॉन आर्बिट्रेबल माना जाता है, और भी कुछ चीज़ें हैं जो, जैसे कि आपको कॉमर्शियल में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको नॉन आर्बिट्रेबल माना जाता है, लेकिन मेनली जो आपको है ये है क्रिमिनल ऑफेंस और मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, ठीक है। इसको आर्बिट्रेशन से सॉल्व नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग, देखते हैं कि तीसरा लिमिटेशन क्या है, ठीक है। तीसरा लिमिटेशन क्या है? तो तीसरा लिमिटेशन है एक्सीडिंग द स्कोप, ठीक है। कहने का मतलब है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में कुछ चीज़ें जैसे एग्री की गई हैं, ठीक है, और आप उस एग्रीमेंट से बढ़ के कुछ कर रहे हो, तो आप जो है सो उसके स्कोप को एक्सीड कर रहे हो, और ये जो है सो लिमिटेशन है जुरिस्डिक्शन का। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप उस एग्जांपल से समझ जाओगे, ठीक है। अब एग्जांपल मैं पढ़ के आपको समझा रहा हूं। अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज दैट ओनली पेमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट आर सब्जेक्ट टू आर्बिट्रेशन। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? एग्रीमेंट स्पेसिफाई कर दिया कि पेमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट जो है सो वही आर्बिट्रेशन से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट है, अब ये बोल रहे हैं कि पेमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट हम जो है सो आर्बिट्रेशन से सॉल्व करेंगे। इफ अ पार्टी ट्राइज टू ब्रिंग डिजाइन रिलेटेड इशू बिफोर द ट्रिब्यूनल मस्ट डिटरमाइन इफ द जुरिस्डिक्शन ओवर दिस टाइप ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आया क्या हुआ? कि दो बंदे थे, ठीक है, एक तुम्हारा ये बंदा हो गया और एक ये सुंदर स्त्री हो गई, ठीक है। सुंदर स्त्री है ये, सुंदर स्त्री सुंदर होती है, ठीक है, ये सुंदर स्त्री है। इन दोनों के बीच में क्या हो गया? इन दोनों के बीच में हो गया तुमको कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और इन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई हमारा जो पेमेंट रिलेटेड होगा उसको हम सॉल्व करेंगे। बट ये सुंदर स्त्री क्या करती है? सुंदर स्त्री डिजाइन रिलेटेड चीज़ों को ले आती है जब ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश होती है। तो ये क्या होगा? अब ट्रिब्यूनल को डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई क्या हम डिजाइन रिलेटेड चीज़ों को देख सकते हैं। अब चूंकि एग्रीमेंट में नहीं है तो ट्रिब्यूनल नहीं देख सकती है, तो ये क्या हो गया? ये आउटसाइड दी स्कोप हो गया,
समझ में आया आपको ये चीज़? ये आउटसाइड दी स्कोप हो गया। तो हमको लगता है इतना तक में आपको जुरिस्डिक्शन समझ में आ गया होगा पूरा। अब हम लोग जो है सो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग शुरू करेंगे। आर्बिट्रल प्रोसीडिंग कहने का क्या मतलब है? आर्बिट्रल प्रोसीडिंग कहने का मतलब है वो प्रोसेस जिससे कि हम लोगों को डिस्प्यूट सॉल्व होगा। ठीक है, तो प्रोसीडिंग का क्या मतलब है? ऐसा प्रोसेस जिससे डिस्प्यूट सॉल्व हो। अब इसको मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाया है, आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा इससे। ठीक है, सबसे पहले आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग रेफर्स टू द प्रोसेस फॉलोड बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। क्या है आर्बिट्रल प्रोसीडिंग? प्रोसेस है जो कौन फॉलो करता है? आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। क्या काम के लिए? तो रिजॉल्व अ डिस्प्यूट एंड डिलीवर अ बाइंडिंग अवार्ड। समझ में आया क्या होता है, क्या चीज है ये? ये है आपको प्रोसेस जो फॉलो करता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, एटी लिख रहा हूं मैं यहां पे। ठीक है, जो फॉलो करता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, क्या चीज करने के लिए? रिजॉल्व करने के लिए डिस्प्यूट को, और डिस्प्यूट रिजॉल्व करके क्या देने के लिए? बाइंडिंग अवार्ड देने के लिए। समझ में आ गया क्या है आर्बिट्रल प्रोसीडिंग? अब आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये पूरा एक एग्जांपल है, 1 नंबर से 7 नंबर तक मैंने 7 पॉइंट्स में डिवाइड किया कि आपको समझ में आए। अब यहां पे क्या है? कंपनी ए एंड बी एग्रीज ऑन अ गुड सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, गुड सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ रहे हो ना, कि सामान का लेन देन है इनका, कि भाई ए जो है सो वो कोई कंपनी है जो कोई प्रोडक्ट बनाती है, और वो प्रोडक्ट जो है सो बी बेचता है, तो ए उसको देगा, बी बेचेगा। तो अब क्या होता है आगे? सबसे पहले ए और बी कंपनी है जिसका गुड्स सप्लाई का जो है सो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब कंपनी ये क्या बोलती है कि कंपनी बी जो है सो हमको फॉल्टी प्रोडक्ट दे दी है, कि प्रोडक्ट खराब है, एक्सपायर है, हमको दे दी है। और बी क्या बोलती है कि नहीं भाई, हम तुमको प्रोडक्ट वैसा ही दिए हैं जैसा अपना एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, कुछ गड़बड़ी हमारे प्रोडक्ट में नहीं है। तो अब ए क्या करेगा? ए, ये आपको मैं प्रोसेस समझा रहा हूं, एग्जाम्पल के थ्रू प्रोसेस समझा रहा हूं। अब ए क्या करेगा? आर्बिट्रेशन का रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, आर्बिट्रेशन का रिक्वेस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इनके जो है कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज लिखा हुआ है कि भाई हमारा डिस्प्यूट होगा तो हम कहाँ जाएंगे? आर्बिट्रेशन में जाएंगे। ठीक है, अब आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो जाएगा। अब दोनों एग्री करके क्या करेंगे? आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? सबमिशन करेंगे। ये जो है सो एविडेंस लेके आएगा कि भाई सामान खराब दिया, ये देखिए सामान खराब है। ठीक है, कंपनी बी बोलेगा कि नहीं भाई, हम सामान खराब नहीं दिए हैं, तुम ये देख लो, पिक्चर देख लो, वीडियो देख लो, XYZ जो भी चीज़ उनका एविडेंस होगा वो लेके आएंगे। अब इन सब के आर्ग्यूमेंट्स को हियर करेगा कौन? ट्रिब्यूनल। और क्या दे देगा? फाइनल डिसीजन, सब कुछ रिव्यू करने के बाद। ठीक है, फाइनल डिसीजन जिसको हम लोग अवार्ड कर रहे हैं। तो ये एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। अब मैं आपको सेक्शन वाइज समझा रहा हूं कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है प्रोसीडिंग का। अगर आपको एग्जाम में पूछता है आर्बिट्रल प्रोसीडिंग का, जो पूछेगा ही, तो आपको इसी स्टेप बाय स्टेप लिख के आना है। समझ रहे हो? वो सारी बातें जब आप बना लोगे तो आप ये स्टेप बाय स्टेप लिखना शुरू करोगे। ठीक है, कि इनिशिएशन हुआ, फिर इनिशिएशन में क्या है, सेक्शन 21 के बारे में आप थोड़ा लिखिएगा, उसके बारे में थोड़े अपने वर्ड्स में लिखिएगा। फिर उस तरह से आपका पेज भी भरेगा और आपका कंटेंट भी हो जाएगा एग्जाम के लिए, और आपको नॉलेज भी हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से याद हो जाएगा कि हाँ भाई 10 स्टेप्स था, इसमें आर्बिट्रेशन खत्म हो जाता था। ठीक है, तो अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझना शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या होता है? इनिशिएशन ऑफ आर्बिट्रेशन, जिसको हम लोग ये भी बोलते हैं कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रेशन। ये आपको कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 21 में दिया हुआ है। और कब होता है? आर्बिट्रेशन बिगिंस व्हेन द रिस्पोंडेंट रिसीव्स द नोटिस ऑफ आर्बिट्रेशन फ्रॉम क्लेमेंट। अब यहाँ पे आपको 2 वर्ड है। ठीक है, आपको यहाँ पे 2 वर्ड है, रिस्पोंडेंट और क्लेमेंट। तो अब आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे 2 लोग थे, ए और बी। ठीक है, अब ए में रिस्पोंडेंट कौन होगा, क्लेमेंट कौन होगा? बताइए कौन होगा रिस्पोंडेंट और कौन होगा क्लेमेंट? कमेंट में बताइएगा कि कौन है क्या। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पे कि कौन है क्या। तो यहाँ क्या हुआ था? कंपनी ए एंड बी एग्रीज। ठीक है, अब पहले क्या हुआ? ए क्लेम्स कंपनी बी डिलीवर फॉल्टी सम। तो ये क्या किया? ये क्लेम किया। ए जो है वो क्लेम किया, और बी बोला कि नहीं हम सही दिए हैं। तो क्लेम कौन किया? ए जो है सो अपना क्लेम किया कि भाई सामान खराब आया था। और बी क्या बोला? रिस्पोंड किया। बी क्या रिस्पोंड किया कि नहीं भाई हम सामान सही दिए सामान हम तुमको सही दिए हैं। ठीक है, तो बी रिस्पोंड किया।
तो अब जो क्लेम करता है वो बन जाता है क्या, वो बन जाता है क्लेमेंट, ठीक है। और जो रिस्पोंड करता है वो क्या बन जाता है, रिस्पोंडेंट, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब कमेंसमेंट कैसे होगा, कमेंसमेंट तब होगा जब रिस्पोंडेंट रिसीव कर लेगा नोटिस फ्रॉम क्लेमेंट, मतलब जब क्लेमेंट अपना क्लेम रिस्पोंडेंट को भेज देगा कि भाई ऐसा ऐसा है, तब ये जो है सो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग जो है सो कमेंसमेंट हो जाएगी, मतलब कमेंस हो जाएगी। जब कमेंस हो जाएगा तो दूसरा स्टेप क्या होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। और ये कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 10 से लेके सेक्शन 12 तक में। अपना 10 क्या बताता है, पिछले लेक्चर्स में मैं पढ़ा चुका हूँ, याद करिए आप लोग, ठीक है। तो 10 क्या है, 10 है आपको नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर, ठीक है। 11 क्या है, 11 है अपॉइंटमेंट। और 12 क्या है, 12 है ग्राउंड्स, ठीक है, जिसपे चैलेंज होता है अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर को, ठीक है। याद आ गया आपको ये चीजें। तो सबसे पहले क्या हुआ, कमेंसमेंट हुआ। कमेंसमेंट के बाद क्या हो गया आपको, कमेंसमेंट के बाद आपका ट्रिब्यूनल बैठ गया, ठीक है। ट्रिब्यूनल बैठने के बाद सबसे पहले क्या होता है कि प्राइमरी मीटिंग रखी जाती है, ठीक है। प्राइमरी मीटिंग होती है जिसमें ये डिसाइड कर लिया जाता है कि भाई लैंग्वेज क्या रखना है, वेन्यू क्या रखना है, ठीक है, और रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या रखने हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जब ये प्रिलिमिनरी मीटिंग हो जाती है तो फिर होता है सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट। किस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 23। ये सारे सेक्शन आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अब सबमिशन होगा, तो क्लेमेंट क्या करेगा, क्लेम का स्टेटमेंट सबमिट करेगा। रिस्पोंडेंट क्या करेगा, डिफेंस का स्टेटमेंट सबमिट करेगा, सेक्शन 23, ठीक है। उसके बाद अभी तक 4 स्टेप हो गई है, आपको याद करा दूं दोबारा। इनिशिएशन हुआ सेक्शन 21 में, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल हुआ सेक्शन 10 से 12 में। उसके बाद उन लोग आके मीटिंग किए, ठीक है। मीटिंग करने के बाद दोनों ने अपने अपने स्टेटमेंट दिए सेक्शन 23 में। तो 4 चीजें हो गई, अब आगे बढ़ेंगे। अब उसके बाद क्या होगा, एविडेंस एंड हियरिंग, ठीक है, सेक्शन 24 और 25 में, ठीक है। 24 क्या बोलता है, हियरिंग एंड रिटन प्रोसीडिंग। अब जितनी भी चीजें रिटन में जमा करनी है और जो हियरिंग होना है वो इसके अंदर होता है, ठीक है, हियरिंग और रिटन प्रोसीडिंग के अंदर में। तो सेक्शन 24 इसको डील करता है। और सेक्शन 25 डील करता है कि भाई जो ये दोनों आए थे, अपना रिस्पोंडेंट और क्लेमेंट, दोनों में से क्या है कि कोई साबित नहीं कर पाया केस, ठीक है, उसके बारे में बात करता है। तो उससे अभी आपको कंसर्न होने की जरूरत नहीं है। आप ये समझिए कि एविडेंस एंड हियरिंग होती है और दोनों जो है सो सबमिट होता है। एविडेंस का सबमिशन हो जाएगा और हियरिंग हो जाएगा, ठीक है। जब इतना हो गया उसके बाद एक प्रिंसिपल है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पार्टीज, ये सेक्शन 18 में है। ये आपने याद कर लिया ना, सेक्शन 24 और 25। मैं ये मिटा देता हूं गोला, ठीक है। अब सेक्शन 18 के अंदर है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पार्टीज। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि भाई दोनों पार्टीज को इक्वल मौका मिलना चाहिए। भाई दोनों पार्टी को सुनो ढंग से, दोनों पार्टी को बताने का मौका दो, अपना अपना क्लेम साबित करने का मौका दो। और किसी को भी है, किसी के साथ इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए। ये कि भाई क्लेमेंट को हम 15 मिनट सुन लिए और रिस्पोंडेंट को 2 मिनट का टाइम दिए, 2 मिनट में वो नहीं समझा पाया अपना केस, तो उसको बोले हाँ ठीक है तुमसे ना हो पाएगा, तुम छोड़ो, हटाओ हटाओ, खत्म करो। तो इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पार्टीज देना, ये कहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन 18 में, ठीक है। और उसके बाद सेक्शन 17 में क्या है कि इंटरिम मेजर्स। तो ये सब जो प्रोसेस चल रहा होगा तो हो सकता है कि इंटरिम मेजर लेने का जरूरत पड़े। अब इंटरिम मेजर शायद आपको ना समझ में आए, मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूं। इंटरिम मेजर वैसा चीज होता है ना कि मान के चलिए केस चल रहा है, ठीक है। अब केस हो सकता है कि साल भर चले, ठीक है। लेकिन अब जो चीज है, अब यहाँ पे जो जैसे यहाँ पे गुड सप्लाई का था, तो अब ये भी हो सकता है कि या तो वो पेरिसेबल गुड हो, ठीक है, पेरिसेबल गुड हो, या ये भी हो सकता है कि भाई जो सब्जेक्ट मैटर है, सब्जेक्ट मैटर आपको समझ में आता है ना, सब्जेक्ट मैटर उसको बोलते हैं जिस चीज पे डिस्प्यूट है। जैसे यहाँ पे क्या था आपने पीछे वाले केस में, सब्जेक्ट मैटर हो गया गुड्स, जो फॉल्टी गुड्स थे वो हो गए आपके सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। तो या तो अब मान के चलिए गुड्स पेरिसेबल है, या उस सब्जेक्ट मैटर को खतरा है किसी तरह का। तो अब क्या होगा कि जो क्लेमेंट है वो आके बोलेगा ट्रिब्यूनल को कि सर ऐसा है कि वो सब्जेक्ट मैटर मुझे ऐसा लग रहा है कि बी उसको बेच के खत्म कर देगा, या उसको खत्म कर देगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो आप कुछ ऐसा दीजिए। तो फिर वो क्या करेगा, इंजंक्शन देगा या किसी थर्ड पार्टी को जो है सो उसके प्रोटेक्शन के लिए लगाएगा कि सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय ना हो, ठीक है, एग्जिस्टेंस में रहे जिस सब्जेक्ट मैटर पे बात हो रहा है। वो आपके 17 में दिया हुआ है इंटरिम मेजर्स के नाम से, ठीक है। और ट्रिब्यूनल पास कर सकती है इंटरिम मेजर्स।
तो अभी तक 7 चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। अब आठवां चीज़, अब इतना सब कुछ हो गया। अब क्या होगा, क्लोजर ऑफ प्रोसीडिंग्स होगा, मतलब टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग होगा। ये आपको सेक्शन 32 में दिया हुआ है, क्योंकि अब वंस एविडेंस एंड आर्ग्यूमेंट्स आर कंप्लीटेड द ट्रिब्यूनल डिक्लेयर्स प्रोसीडिंग क्लोज्ड, ठीक है। अब क्या है कि वो ट्रिब्यूनल बोलेगी ठीक है भाई, अब प्रोसीडिंग खत्म यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, हम अवार्ड देंगे आपको, और उसके बाद उसमें कुछ करेक्शन होगा तो वो करेंगे और उसका इन्फोर्समेंट करेंगे। तो यहाँ पे टर्मिनेशन कर दिया जाता है जब सारा चीज आर्ग्यूमेंट हो जाता है, पूरा एविडेंस ले लिया जाता है, और बाकी प्रोसीडिंग जो भी है रिटर्न में वो सब सबमिट हो जाती है, तो प्रोसीडिंग को क्लोज कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, मेकिंग ऑफ अवार्ड। अब आपको लग रहा होगा कि ये आदमी मुझे मेकिंग ऑफ अवार्ड और इन्फोर्समेंट ऑफ अवार्ड इतना सस्ते में पढ़ा के निकल रहा है, तो नहीं। अगले लेक्चर्स में एक लेक्चर में टर्मिनेशन लूँगा, एक लेक्चर अवार्ड का लूँगा और एक लेक्चर इन्फोर्समेंट का लूँगा, ठीक है। एक एक करके तीनों सेक्शन, सारे सेक्शंस आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। एक बार पढ़ लो, कहानी खत्म है, चिल एकदम, ठीक है। मेकिंग द आर्बिट्रेशन अवार्ड, ठीक है। उस सबसे पहले क्या हो गया, अब यहाँ पे टर्मिनेशन कर दिया इन्होंने सेक्शन 32 के अंदर, सेक्शन 32 के अंदर यहाँ क्या हो गया, टर्मिनेशन हो गया। क्यों टर्मिनेट किया, क्योंकि एविडेंस ले लिए गए थे, आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो गए थे, तो उन्होंने क्या कहा, प्रोसीडिंग को अब क्लोज किया जाए और अब हम लोग को टाइम दिया जाए किस काम के लिए, अवार्ड बनाने के लिए। तो अब अवार्ड बनाया जाएगा सेक्शन 28 से लेके 31 तक। एक एक सेक्शन में बाद में अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा आपको। यहाँ पे अवार्ड दिया जाता है, ट्रिब्यूनल इशूज अ बाइंडिंग अवार्ड विच इंक्लूड्स रिलीफ ग्रांटेड एंड रीजन फॉर द डिसीजन, ठीक है। तो अब अवार्ड में क्या होगा कि क्या रिलीफ दिया गया, किसको रिलीफ दिया गया और क्या रिलीफ दिया गया, और ट्रिब्यूनल ने ऐसा रिलीफ क्यों दिया, उसका रीजन लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब उसके बाद आगे आते हैं, उसके बाद आगे क्या होता है, करेक्शन। अब हो सकता है कि अवार्ड जब मिला, ठीक है, जिनके भी फेवर में अवार्ड आया, तो अब क्या हुआ कि उसमें हो सकता है कुछ टाइपोग्राफिकल एरर हो, ठीक है, या फिर कुछ और भी छोटे मोटे एरर हो उसमें, और या फिर उसको समझने में कुछ दिक्कत हो आ रही हो कि उसका इंटरप्रिटेशन सही से नहीं हो पा रहा हो, तो सेक्शन 33 के अंदर उसका करेक्शन और इंटरप्रिटेशन करवाया जा सकता है। और जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो अब यहाँ पे एक ऑप्शन और होता है कि सेक्शन 34, ठीक है, सेक्शन 34 में चैलेंज किया जा सकता है अवार्ड को, ठीक है। लिमिटेड ग्राउंड से उस पर चैलेंज किया जा सकता है अवार्ड को, और अगर चैलेंज नहीं होता है अवार्ड, या फिर चैलेंज को जो है सो सेट असाइड कर दिया जाता है, तो फिर क्या होगा, इन्फोर्समेंट ऑफ अवार्ड होगा। सेक्शन 35 से 36 ये चीज बताती है। द आर्बिट्रल अवार्ड इज इन्फोर्सेबल लाइक अ कोर्ट डिग्री, ठीक है, कोर्ट डिग्री की तरह जो है सो इन्फोर्सेबल है। मैं अगले लेक्चर में आपको कोर्ट डिग्री भी समझाऊंगा और कैसे इन्फोर्सेबल होता है ये भी समझाऊंगा, अनलेस सेट असाइड अंडर सेक्शन 34। समझ में आ गया कि अगर सेक्शन 34 के अंदर अवार्ड को सेट असाइड कर दिया गया तो कोई बात ही नहीं है, और अगर सेक्शन 34 के एप्लीकेशन को ही सेट असाइड कर दिया गया तो इन्फोर्समेंट होगा। इन्फोर्समेंट का कहने का क्या मतलब है कि भाई अगर अवार्ड में ये बोला गया है कि इसको तुमने गुड्स जो हैं वो डिफॉल्टी दिए थे जिसकी कीमत थी 10 लाख रुपए, ठीक है, 10 लाख रुपए गुड्स की कीमत थी, और इसका इतना खर्चा लग गया, तुम एक काम करो 15 लाख रुपए इसको दो, ठीक है। तो अब जब 34 के अंदर सेट असाइड नहीं होगा तो वो अपना जो है सो इन्फोर्समेंट के लिए एप्लीकेशन लगाएगा सेक्शन 35-36 में, और उसको 15 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, ठीक है। हमको ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो भरपूर प्यार दिखाइए, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। चलिए, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय। Thank you everyone for joining the class and please like, share, subscribe my channel। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर आप लोगों को वीडियो नहीं मिलेगा, और आप लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।